हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 11 बल तथा दाब ये कराने जा रहा हूँ। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कक्षा 7 में आपने पढ़ा होगा कि वस्तुएं गति करती हैं और वो गति कैसे करती हैं, क्या आप ये बता सकते हैं? हम कैसे निश्चित करते हैं कि वस्तु क्या है, दूसरी वस्तु से तेज गति कर रही है, धीरे गति कर रही है? किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या बताती है? ठीक है, हमने पढ़ा था कि इसको क्या बोलते हैं, हम चाल कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ज़मीन पर जो लुढ़कती हुई गेंद है, जैसे कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है, कभी कभी अपनी गति की दिशा भी बदल देती है। ये भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे होती है और ये अपनी गति को कैसे बदलती है? तो हम इसी के बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। जैसे किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें गति आ जाए। किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेज करने के लिए क्या करते हैं? एक गोली गेंद को किस प्रकार रोकती है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद को दिशा बदल देता है। जैसे ये है, देखिए चित्र में दिखाया हुआ है। देखिए रहा, एक बॉल की गति कर रही है, इसने क्या करा है, बॉल को रोक लिया है। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं या फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। तो फिर ये बल आखिर है क्या? जिन वस्तु पर ये लगाया जाता है उन पर ये क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, बल के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक आता है कि बल अपकर्षण या अभिकर्षण। जैसे उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना, ये ऐसी क्रिया है जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं? तो देखिए, आपको एक टेबल दी हुई है, वस्तु की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। देखिए ये रहे, आप इनमें से कुछ ऐसे ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं और इन उदाहरणों में से कुछ को बदल भी सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को किस दशा में हम कार्य धक्का देंगे या किस दशा में हम वस्तु को खींचेंगे, ये हमें पहचानना और उस टेबल में लिखना है। जैसे कि मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो धक्का देंगे या खींचेंगे या उठाएंगे। तो इसमें अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों होगा। तो ऐसे दरवाजे को खोलने बंद करने पे क्या होगा, ठीक है, धक्का देंगे, खींचेंगे। तो ये सभी आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण यानी कि खींचना बोलते हैं। अभिकर्षण का मतलब क्या होता है बच्चों, खींचना, और अपकर्षण का मतलब होता है धक्का देना। दोनों के रूप में व्यक्त किया गया कोई भी कार्य को। क्या हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना पड़ता है, अपकर्षित करना पड़ता है, या अभिकर्षित करना पड़ता है, या खींचना पड़ता है? तो विज्ञान में ये कहा गया कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को, ठीक है, अगर किसी वस्तु पर अभिकर्षण हो रहा है या अपकर्षण हो रहा है तो इसी को ही हम बच्चों क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तु की दी गई गति बल लगने के कारण ही होती है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है, कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है गति करती हुई, तो ये किसकी वजह से गति करेगी? या तो उस पर क्या होगा, धक्का लगा होगा, या कोई खिंचाव हुआ होगा, अभिकर्षण हुआ होगा या अपकर्षण हुआ होगा। तो ये सब किसके कारण होता है, ये बल के कारण ही होता है। वस्तु पर बल कब लगता है, अब ये पता करते हैं। तो सबसे पहला आता है बल अनियनीय किरण के कारण लगता है। पहला कारण ये है। अब ये अनियनीय किरण क्या होती है तो इसे समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी इससे कार के पीछे खड़ा हुआ है, एक कार है रुकी हुई और उसके पीछे वो खड़ा है। क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार में गति आएगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना शुरू कर रहा है,
ठीक है, देखिए धक्का लगा रहा है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार्य लगाए गए बल की दिशा में गति करना शुरू कर देगा। जिस दिशा में, जैसे ये व्यक्ति आदमी इस तरफ बल लगाएगा तो गति भी इसी तरफ होगी। तो हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। इसके बाद चित्र 8.3 में 3 स्थिति दर्शाई गई हैं, जिनमें से आप जानते भी होंगे। देखिए एक ये रहा, एक ये स्थिति, ठीक है, और एक ये स्थिति है। पहली स्थिति में क्या है, देखिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। अब इसमें ये पता नहीं चला कि कौन किसे धक्का दे रहा है, धकेल रहा है, ठीक है। ये धक्का दे रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, और इसमें कौन किसे खींच रहा है ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो क्या बता सकते हैं कि इन स्थिति में कौन खींच रहा है, कौन धक्का दे रहा है। चित्र 8.3 के ए में दोनों लड़के एक दूसरे को क्या कर रही हैं, देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। जबकि चित्र 8.3 के ये वाले चित्र में ये दोनों क्या कर रही हैं, लड़कियाँ एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रही हैं। और इसमें जो गाय और आदमी है दोनों ही एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो यहाँ पर दर्शाया कि तीनों स्थिति में लड़कियाँ एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या ये आदमी तथा गाय पर भी लागू होगा? क्या ये भी एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं? तो इन उदाहरणों से हम ये पता लगा सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया, मतलब दो वस्तुओं में कोई ना कोई क्रिया होनी जरूरी है, तभी क्या होगा, बल लगेगा। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही बल लगता है। जब दो वस्तु आपस में कोई क्रिया करती हैं उसी के कारण ही बच्चों क्या होता है, बल लगता है। नेक्स्ट है बलों की खोजबीन। अब ये बलों के बारे में कुछ और चीज जाने। जैसे एक व्यक्ति है, क्या कर रहा है, इसको धक्का लगा रहे हैं, देखिए दोनों डायरेक्शन में। और अब क्या है, यही दोनों व्यक्ति एक इस दिशा में आ गए और एक दिशा में आ गए। अब ये इधर की तरफ धक्का लगा रहा है और एक इधर की तरफ धक्का लगा रहा है। तो हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे रस्सा कस्सी वाला खेल होता है, उसमें क्या होते हैं, दो टीम होती हैं। एक तरफ एक टीम रस्सी को खींचती है और दूसरी तरफ दूसरी टीम क्या करती है, रस्सी को खींचती है। तो इस खेल में दो टोलियाँ एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं। अब दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने की कोशिश करते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, रस्सी बिल्कुल ही नहीं खींच पाती, जैसे ही दिखाया हुआ है चित्र 8.3 इसमें दिखाया हुआ है। जो टोली अधिक जोर से खींचेगी वही क्या होगी, वही इसी टीम में अधिक बल लगेगा और अंत में वही टीम क्या हो जाएगी, जीत जाएगी। ये उदाहरण बल के बारे में हमें बताता है। तो इसके बाद से हमें क्या पता चलता है कि किसी वस्तु पर यदि हम एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं तो क्या होगा, बल जुड़ जाते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 8.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला तो क्या हुआ, बल क्या हो गया था, जुड़ गया था और इजीली वस्तु आगे खिसक गई थी। और यदि किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, दोनों बलों के अंतर होगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों, इसका बल और इसका बल दोनों को अंतर करेंगे तो हमें इसका लगने वाला बल पता चल जाएगा। तो हमें याद रखने की रस्सा कस्सी खेल में जब दोनों टोली रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सी किसी भी दिशा में नहीं जाती। लेकिन इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता प्राय किस पर निर्भर करती है, परिमाण पर निर्भर करती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा को उल्लेख करना भी जरूरी है जिसमें बल काम करता है। और ये भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी होगा अगर उसमें चेंजेस हो जाए। नेक्स्ट है बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर भी सकता है। कि अगर कोई वस्तु है, कोई गति कर रही है तो उसकी अवस्था में क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये है कि रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे समतल सतह जैसे मेज या कंक्रीट फर्श पर रखिए। गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का मारिए, क्या गेंद गति में आ जाएगी? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए, क्या इसकी चाल में परिवर्तन होगा? ये बढ़ती है, ये घटती है धक्का दोबारा देने पर। ये अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए, जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करेगी क्या होगा? हथेली को हटा लीजिए, क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल क्या होगी?
यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लेते हैं तो क्या होता है। देखिए, कोई भी गतिशील वस्तु है, हथेली से आती है तो गति करती हुई, अब इस पर क्या लगा, बल लगा तो ये क्या हो जाएगी, रुक जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है। तो आप इसी प्रकार के अन्य स्थिति पर भी हम जान सकते हैं। जैसे पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है और किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, पहले क्या थी, वो विराम अवस्था में थी, और जैसे ही इसकी चाल शून्य थी, इसकी उस टाइम पे चाल शून्य थी, लेकिन बल ने जैसे इस पर बल लगाया तो गेंद को गोल की ओर गति प्रदान मिली। मान लीजिए गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है, यह उछलता, तो इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का कोशिश करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को क्या कर सकती है, रोक सकती है या उसका रास्ता बदल सकती है, विक्षेपित कर सकती है और गोल होने से बच सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, शून्य हो जाती है। ये प्रेक्षण हमें ये बताता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है अगर उस पर बल लगा देते हैं तो। और यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लो कोई वस्तु है वो एक दिशा में गति कर रही है और हमने क्या करा, उसी दिशा में क्या करा, बल लगा दिए, तो सिंपल सी बात है, इसकी चाल क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। और यदि बल वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में लगाएगा, मतलब वस्तु एक तरफ गति कर रही है और हमने क्या करा, उसकी दूसरी साइड में बल लगाया, तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। जैसे टायर है, टायर घूमता हुआ आगे जा रहा है तो आगे की ओर गति कर रहा है और हम इस पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं तो इसकी चाल क्या होती जाएगी, वो तेज तेज घूमता रहेगा, इसकी चाल बढ़ जाएगी। पहले ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है, तो ये हम जानेंगे। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास जाता है। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर भी पहुंचा दिया जाता है। अब क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपनी शॉट खेलता है, मारता है। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन हो सकता है? इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा दोनों ही बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? तो किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति को दिशा अथवा दोनों में होने वाली परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। अतः बल के द्वारा किसी वस्तु को गति अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब इसका अर्थ ये कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा क्या? यह हमारा नॉर्मल अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम बार बार किसी वस्तु पर बल लगाएंगे, उदाहरण के लिए जैसे एक भारी बंदूक है, आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति ना करें। इस प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करते हैं, दीवार है उसको आप क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन आपके बल का दीवार पर तो कोई प्रभाव नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, वो तो गिरेगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन भी कर सकता है। अगर उसी वस्तु है उसकी आकृति बल, जैसे एक प्लेट में गुठा हुआ आता है, ऐसे हाथ से नीचे को दबा दे तो उसकी आकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, गति की अवस्था में परिवर्तन होगा, इसमें आकृति भी बदलेगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको बल लगाने पर उसकी आकृति में बदलाव होगा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है कि किस में उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, और या उसकी आकृति में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। जब आप अपने हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है? गुथे हुए आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो क्या होता है? जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी उदाहरणों में हमने ये देखा है कि बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो हमें इन सबको पढ़ के हमें ये समझ में आया कि यदि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है और गतिशील वस्तु को चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है बल, और वस्तु की आकृति भी बदल सकता है। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न भी कर सकता है। तो स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, इनमें से
कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती है। जब तक हम बल नहीं लगाएंगे तब तक तो सिंपल सी बात है बच्चों, वो वस्तु गति करेगी नहीं, अपने आप दिशा भी बदल नहीं सकती और अपने आप आकृति भी नहीं बदलेगी जब तक उस वस्तु पे क्या बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संपर्क बल। ये बल का प्रकार है जिसे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज का कराए हुए सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि जो बल है वो क्या होता है और उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। आई होप बच्चों आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।